अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और इस वक्त मैं AZ न्यूज़ के स्टूडियो से मेरे हमरा सैयद शमशाद कादरी साहब जो माइनॉरिटी वेलफेयर के ऑल इंडिया सदर है, नेशनल सदर है, और इनकी क़यादत के अंदर कई एक मरतबा ऐसे लोगों के जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए हुकूमत की जानिब से जो पेश करता जो स्कीमात होती है उनको किस किस्म से इस्तेफ़ादा करना चाहिए और किस किस्म से वहाँ पे अप्रोच होना चाहिए और ये कहाँ पे इसका तरीक़ेकार क्या होता है, इस ताल्लुक़ से उन्होंने हमेशा रहनुमाई करते चले आ रहे हैं। और अभी वो दिल्ली से लौटे हैं, वहाँ पर भी उनको एक अवार्ड सेरेमनी में मदऊ किया गया था। वो वहाँ से सीधे हमारी रिक्वेस्ट पर आज हमारे स्टूडियो में आए हैं शमशाद कादरी साहब। और ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताना वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे कई लोग हमारे स्टूडियो को ईमेल के ज़रिए ये ख़ास तौर पे जो है ना शमशाद कादरी साहब से ये मालूमात और ये इंटरव्यूज़ को मज़ीद जो है ना उनको लेने की और मज़ीद उनसे मालूमात फ़राहम करने की दरख्वास्त की है, और साथ ही साथ क्राइम पे भी बात करने की जो है ना उनसे दरख्वास्त की है। लोग हमको मैसेजेस के ज़रिए ये इत्तला दिए। आज ये दो बेसिस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले शमशाद कादरी साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा कि कुछ मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ, कुछ जो है ज़रूरतमंद अफराद तक मेरी आवाज़ पहुँचे और किस तरीके से स्कीम लिए जाए। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए इसी हवाले से आसरा पेंशन स्कीम के तहत तकरीबन 60 साल की जो बेसहारा जो ज़ईफ़ जो लोग हैं उन अफराद के लिए हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया था, और इसका तकरीबन वक्फे से कभी रुकावट होती है, कभी इसको इजरा किया जाता है। लेकिन अब वज़ीर पंचायत ने यह भी 4-5 दिन कबल जो ऐलान किया है कि अनकरीब 57 साल के जो बेसहारा जो लोग हैं उनको भी ये आसरा पेंशन के ज़रिए जो है वजीफ़ा पेंशन इजरा किया जाएगा। इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है, और दूसरी बात यह है कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी आप रहनुमाई कीजिए। सबसे पहले तो मैं AJS न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए। ख़ुसूसी तौर पर ये आपका जो AJS न्यूज़ से आजकल आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और आम आवाम भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि ऐसे लोगों को जिसको जो है मालूमात अखबारात जो नहीं पढ़ सकते या जो कोई ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है या तेलुगु पेपर में आ जाता है तो उसके लिए ज़रा बड़ी मुश्किल होती है उन लोगों के लिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 60 साल की उम्र में इससे पहले जो है सहारा पेंशन के जो है वो दिया जाता था, आसरा पेंशन का दिया जाता था। मगर मैं चंद्रशेखर राव साहब का भी और दयाकर राव साहब का भी दिल की गहराइयों से जो है मैं उनका खैर मक़दूम और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस इक़दाम की सताइश करना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीब आवाम के लिए दिल में हमदर्दी पैदा करते हुए ये सोचा कि 60 साल की उम्र को कम करते हुए 3 साल 57 साल उन्होंने कर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और इस इक़दाम को जो है पूरा करने के लिए हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, दयाकर राव साहब हों या फिर जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं, चाहिए उनको ये कि जब आपने अनाउंसमेंट कर दिया है, और ख़ुसूसी तौर पे मैं तमाम को ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने 57 साल उम्र कंप्लीट कर चुके हैं, ये अगस्त से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। अगस्त के महीने से इसकी जो है शुरुआत होने वाली है। तो आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे जितने अफराद हैं, जब हुकूमत की जानिब से कोई स्कीम अनाउंस होती है तो ये आवाम की भी ज़िम्मेदारी होती है कि उसको जो है किस तरीके से हासिल किया जाए, कहाँ से उसको मालूमात हासिल की जाए। तो इस ज़िम्मन में ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा इस बात के जो है कोशिश रहती है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीमात को अमलावरी की जाए, किस तरीके से जो बिलो पावर्टी लाइन जो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं उनको किस तरीके से उनको जो है इसकी मालूमात फराहम की जाए। तो मैं उन तमाम हज़रात से, उन तमाम जो है लोगों से जो इसको इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे एसोसिएशन से भी इसका जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। AJS न्यूज़ के पास भी हमने ये सोचा है कि हमारे जितने भी पेपर्स वगैरह हैं इसमें क्या क्या आपको ज़रूरत है, हम AJS न्यूज़ के पास भी उसको रखेंगे, वहाँ से भी आप जो है तमाम मालूमात फराहम कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके 50 से आपका जो आधार कार्ड होना है, एक फ़ोटो होना है, और ख़ुसूसी तौर पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, बैंक अकाउंट जो आपका है उसको जो है 500 रुपये या 1000 रुपये दे के आपको खुलाना है। ज़ीरो अकाउंट के ऊपर जो है स्कीम ये बैंक में इसमें नहीं आता। आमतौर पे लोग जो ज़ीरो अकाउंट पे अकाउंट खुला लिए थे जब मोदी साहब ने ऐलान किए थे कि जो खुलाने, मगर मैं ख़ास तौर से आवाम से बात कहना चाहूँगा कि अगर 1000 दे के भी अगर आपको खुलाना पड़ रहा है तो 1000 रुपये आप ही के अकाउंट में रहेंगे, किसी को जाने वाले नहीं है। तो 1000 रुपये का अकाउंट आप खुलाइए, आधार कार्ड की कापी, एक फ़ोटो और अप्लीकेशंस अगर आपको की ज़रूरत है तो ख़ुसूसी तौर पर मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 7396313971। फिर एक मरतबा मैं अपना फ़ोन नंबर दोहराता हूँ, 739631
3971. اس کے علاوہ بھی آپ AJS نیوز کے آفس سے بھی جو ہے ہم آپ کی سہولت کی خاطر 1-2-4 دن میں وہ فارم بھی آ جائیں گے, فارم بھی ہم لا کے جو ہے فراہم کریں گے. اگر آپ کو کسی چیز کی بھی کبھی بھی ضرورت ہے, آپ کو جبھی بھی ہو, رات میں 12 بھی اگر بج رہے ہیں, اگر آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے تو شمشاد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے, آپ کو جو ہے تمام معلومات فراہم پہنچائیں گے. اور آپ اپلیکیشن کی اگر آپ کو تکمیل بھی کرنا ہے تو وہ آل انڈیا مائنارٹی ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے اس کی بھی آپ کے لیے جو ہے سہولت بہم فرمائی جائے گی. آپ کی تمام اپلیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کہاں اس کو سبمٹ کرنا ہے, کیسے اس کو سبمٹ کرنا ہے, اور اس کا آفیسر کون ہے, یقیناً ہم آپ کو آنے والے 2-4 دن کے اندر پھر ہمارے اور ایک میسج میں آپ کو یہ بات بتائیں گے. بہت بہترین بات آپ نے کہی شمشاد قادری صاحب کے, خاص طور پہ آپ کا نمبر بھی دیے ہیں, اور ایسے جو بے سہارا جو افراد ہیں ان کے لیے بڑی بہترین آپ کام کریں گے, جو 57 سال کے جو ہو چکے ہیں یا 57 سال سے متجاوز جو ہو چکے ہیں, 60 سال یا. بہرحال جو ہے نا ہمارا دوسرا سوال ہے کہ حکومت کی جانب سے خاص طور پہ دلتوں کے لیے کئی ایک اسکیمات اور سہولیات اور فنڈز اور نئی اسکیمات جو ہے روشناس کروائی جا رہی ہے. اب ان کے اوپر مہربانی چل رہی ہے دلتوں پہ, لیکن اس کے علاوہ جو دیگر جو طبقات ہیں اور بالخصوص جو اقلیتی جو طبقہ ہے ان کے لیے جو ہے نا فنڈز جاری کرنے کا حکومت نے وہ بھی وعدہ کیا ہے. تو میں آپ سے سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت کے اس بات پر یا اس وعدے پر وہ کہاں تک وہ سنجیدہ ہے, یا کہاں تک جو نا فنڈز جاری کریں گے جو رکے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جاوید صاحب یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں اس سے پہلے بھی میرے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دلتوں کے لیے آپ نے اسکیم جو ہے جو اناؤنس کیا ہے, جس کے لیے عمل آوری کے لیے آپ کوشاں ہیں, شب و روز آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. چندر شیکھر راؤ صاحب سے میری خصوصی طور پہ التجا یہ ہے کہ آپ سارے تلنگانہ کے چیف منسٹر ہیں, سارے اقوام کے چیف منسٹر ہیں, وہ چاہے دلت ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے مسلم ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے پارسی ہوں, یا جتنے بھی, اور یا جتنے نوٹیفائڈ مائنارٹیز ہیں ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو مراعات ہم کو دیے گئے ہیں مائنارٹیز کو, نوٹیفائڈ مائنارٹیز, خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نوٹیفائڈ مائنارٹیز, کیونکہ عام طور پہ نظریہ یہ جاتا ہے کہ جہاں مائنارٹی کا نام آتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے. نوٹیفائڈ مائنارٹیز میں ایک مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, دلت بھی ہیں, اور جو ہے جین بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں. تو ان سب کی بھلائی کے لیے چندر شیکھر راؤ صاحب کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے بھی جو ہے خصوصی طور پر انتظامات کرتے ہوئے, جس طرح دلت بھائیوں کو آپ نے کیا ہے, دلت بھائی بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہم ان کے بھائی ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ چاہے وہ شمشاد قادری ہو, یا پھر چندر شیکھر راؤ ہو, یا دیاکر راؤ ہو, یا پھر اور کوئی بھی اقوام کے جو بھی لوگ ہیں, یا اور جتنے بھی لوگ ہیں, یہ سب سے پہلے تو ہندوستانی ہیں, بعد میں پھر الگ الگ اقوام میں ہم بٹنے والے ہیں. اگر اقوام میں بھی بٹیں گے تو ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کو کس طریقے سے ہم ترقی کے راہ پہ لے جائیں, کس طریقے سے ہمارا حصہ اس میں ادا ہو. تو میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے خصوصی طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی 4 دن پہلے جب ان کے اوپر دباؤ پڑا کہ دلتوں کے لیے آپ نے جو اسکیم کا اناؤنس کیا ہے, کچھ لوگ کورٹ کو بھی گئے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ کو جانے وغیرہ کی ضرورت ہے, کیونکہ چیف منسٹر ہمارے ہیں, ہم چیف منسٹر کے ہیں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے سکھ ہوں, چاہے عیسائی ہوں, وہ سب چندر شیکھر راؤ صاحب کے ہیں, اور چندر شیکھر راؤ ہمارے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک اچھے چیف منسٹر ہونے کے ناطے سے, ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج 8 سے 8 دن پہلے آپ نے جو ہے جب دوسرے لوگوں کا جب آپ پہ دباؤ پڑا, جب کچھ لوگ کورٹ کو بھی گئے, تو آپ نے ایک اعلان یہ کیا کہ بھی دوسرے جو ہے جیسا مائنارٹیز ہے, مسلمانوں کے لیے بھی فلاح بہبود کے لیے, دوسرے طبقات کے لیے بھی کریں گے. مگر آپ اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب ایک مشت رقم آپ نے 3000 کروڑ دلتوں کی بھلائی فلاح بہبود کے لیے جب کر دی ہے, تو پھر یہ رک کے دوسرے جو ہے مائنارٹیز کو رک کے دینے کی وجہ سمجھ میں نہیں, خود سمجھ نہیں. تو میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ حضورآباد کے الیکشن کے خاطر مت کیجیے, یہ الیکشن اسٹنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت سے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بعد اور دوسرے جو ہے الیکشن بھی دینا پڑے گا. اور ایک خاص بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا چندر شیکھر راؤ صاحب سے کہ ایک آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک جو ہے وہاں ریزگنیشن کی وجہ سے آپ جو ہے ہزاروں کروڑوں روپے کا جو ہے آپ صرفہ کرتے ہوئے دلتوں کی بھلائی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کیا دوسرے لوگ, دوسرے جو ہے ایریا کے لوگ بھی اگر ریزائن کریں گے تو کیا وہاں پر بھی آپ اسی طریقے سے جو ہے ہزاروں کروڑوں روپے کا خرچہ کریں گے؟ تو ذرا آپ اس پہ غور کیجئے, سوچئے. خصوصی طور پر
जब आप दलितों से हमारा किसी किस्म कोई नहीं, वो हमारे भाई हैं। हमको बड़ी खुशी ये है कि आपकी नज़र इन दलितों की जो है फलाह व बहबूद पर पड़ी है। जिस तरीके से दलित भाइयों के लिए आपने जो है इक़दाम करने के शुरू किए हैं, उसी तरीके से मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों जितने लोग हैं उनके लिए भी कीजिए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा बजट अलर्ट कीजिए। और ख़ुसूसी तौर पर ये 57 साल की स्कीम हो या फिर 60 साल की स्कीम हो, आप अनाउंसमेंट तो होता है, मगर हम ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और तमाम तेलंगाना में रहने वाले ये चाहते हैं कि वादों से ज़्यादा उस जो आप वादे करते हैं उस बात को यकीनी बनाएं कि वो जो है 100% उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। और ख़ुसूसी तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 57 साल है, ऑलरेडी 60 साल वाले तो ले रहे हैं, अब 57 साल के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे, तो इसके लिए आपको पहले से बजट मुख्तस करना होगा। वरना होगा ये कि लाखों एप्लीकेशन आ जाएंगे, उसमें से एक 10% 5% करेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर वाकई आप जो है दिलचस्पी रखते हैं इनकी फलाह बहबूद के लिए, तो आपका काम ये होना चाहिए कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बजट 57 साल के लिए अगर करेंगे तो आपकी भी नेक नामी होगी। और आने वाले बहुत से इलेक्शन है जिसमें आपको जो है मुकाबला भी करना है और इनका दिल भी जीतना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबका दिल जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट मुख्तस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाइए। शमशद कादरी साहब, मैं अपने इस इंटरव्यू के आखिरी मरहल में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ख़ास तौर से जो क्राइम हो रहा है, डोमेस्टिक क्राइम यानी घरेलू जो तशद्दुद जो हो रहा है, ख़ास तौर पे जब मीडिया के ज़रिए, जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक बीवी मर्द के ख़िलाफ़, शौहर के ख़िलाफ़ जब स्टेटमेंट देती है तो उससे इख्तलाफात में और मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। फिर शौहर जो है बीवी के ख़िलाफ़ वही मीडिया के ज़रिए देता है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मीडिया के बग़ैर लोग अपने बाअसर जो शख्सियात होती है अपने अपने एरियाज़ में, उनके ज़रिए काउंसलिंग और मुबाहस और बातचीत के ज़रिए इस मसले को, घरेलू मसले को हल करें, क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है। बड़ा ही आज का जो अहम सवाल ये है और ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी कि AJS वाले ने ये जो है सवाल उठाया और मुझे से नाची से सवाल किया। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्योंकि हर एक की अपनी जो है ज़ाती ज़िंदगी होती है, हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। तो ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का भी काम ये होना चाहिए कि इस तरीके के इंटरव्यूज़ जो मियाँ का एक मरतबा इंटरव्यू लेते हैं, बीवी का एक मरतबा इंटरव्यू लेते हैं, इसमें हो ये रहा है कि आप तो अपना जो है अपना मकसद क्या है बता देना है, मगर मकसद बता देना नहीं है। मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए। तो इस्लाह करने के लिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे भाइयों से मेरी अदबन गुजारिश ये है कि मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, गुजारिश ये है कि ऐसे मामलात को आप दीनी तरीक़े पे, इस्लामी तरीक़े पे अगर इसको हम हल करेंगे, अक्रॉस द टेबल बैठ के हल करेंगे, चाहे मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े का मामला हो, तलाक़ का मामला हो, कुछ किसी किस्म का मामला हो। ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तलाक़ के मामले में गैर ज़रूरी तौर पर उसको उछाला गया, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जो शरीयत में हमारे मुताखलत की गई। तो इसी वजह से आज जो है हुकूमतों का भी जो है हिम्मत इस वक्त से बढ़ रही है कि ये लोग आपस में जब इन्हें लड़ रहे हैं तो उनका मकसद ये रहता है कि इनको लड़ाते हुए और ज़्यादा इनसे जो है इनसे फ़ायदा उठा जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी जो है आपसी इख्तलाफात हैं, घरेलू झगड़े हैं, घरेलू जो है तशद्दुद के मामलात हैं, इनको मेरे उन तमाम भाइयों और तमाम बहनों और तमाम बेटियों, तमाम मेरी जो है समझदार पढ़ी लिखी लड़कियों से मैं ये बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वाकई आपको अपनी दीनी इस्लामी तरीक़े से अगर अपने आप को जो है बचाना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से करना है, तलाक़ से नहीं करना है, तो आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है कि उलमाए कराम हैं, बड़े बड़े मुफ़क्किरीन इस्लाम हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े बड़े जो है मसाजिद में उलमाए कराम भी रहते हैं, तो ऐसे इनके पास जाइए, इनको बुलाइए। और हम इस बात की भी अब कोशिश कर रहे हैं, जावेद साहब ख़ास तौर से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग के लिए हम एक जो है 4 अच्छे बड़े उलमा का से उनके जो है खिदमत हासिल करते हुए ऐसे जो क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं उनको किस तरीके से हल करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, ताकि ये तमाम आवाम में जो ये बात सर्कुलेट हो रही है मियाँ बीवी के ऊपर गाली गलौज, मियाँ अपनी बदनसीबी ये है कि भाई आज बीवी अगर मियाँ के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो इस्लामी तौर पर मियाँ का हक़ थोड़ा ज़्यादा ही होता है बीवी के ऊपर, मगर मियाँ का मतलब ये नहीं है कि हक़ ज़्यादा होने का मतलब आप अपनी बीवी को सताएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि उलमाए कराम, मुफ़क्किरीन इस्लाम और जो बड़े बड़े असहाब जो अपने महल्ले में जहाँ रहते हैं उसी महल्ले में बाअसर
اشخاص کو بلا کے ان کے سامنے بیٹھ کے اگر آپ اس معاملے کو طے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنے مسلم معاشرے میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. پھر ایک مرتبہ خصوصی طور پر میں تمام میڈیا کے برادران سے اور تمام لوگوں سے اس بات کی میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا, ایک ہمدردانہ اپیل ان سے میں کرنا چاہوں گا کہ ایسے معاملات کو زیادہ اچھالنے کے بجائے ان کو اکراس ٹیبل آپ ہی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ جائیے. پروانے آپ اگر آپ ہی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اگر اس کو حل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی نیک نامی ہوگی اور تمام لوگوں کی نیک نامی ہوگی. پھر ایک مرتبہ تمام ایسے حضرات جو قانونی طور پہ جو لڑائی نہیں لڑ سکتے, آپس کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں, اسلامی طریقے پہ بھی سورہ نساء میں ہر جگہ آپ کو ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو کرنا ہے تو اس طریقے سے اگر صحیح طرح سے کام کریں گے تو یہ کرائم بھی جو ہے اس پہ قابو پا سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہماری جو بدنامی دوسرے اقوام میں ہو رہی ہے وہ بدنامی سے ہم بچ سکیں گے. صحیح طریقے سے ہمارا کوئی تصفیہ ہوگا اگر کاؤنسلنگ صحیح طریقے سے ہوگی. ناظرین, جیسا کہ آج کا جو لبے لباب رہا ہے, آج کا جو میسج ہے آج کے پروگرام کا, آج کی بحث کا اور آج کی ڈبیٹ کا صرف یہی مقصد ہے کہ جو ڈومیسٹک جو وائلنس ہے, میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے اپنے گھر کے جو بستی کے اندر جو بااثر شخصیات ہے, ہمارے شمشاد قادری صاحب کا یہی عین خواہش ہے کہ وہ اپنے بڑے لوگوں کو, بااثر لوگوں کے ذریعے کاؤنسلنگ کے ذریعے اختلافات کو ختم, خاص طور پہ میاں بیوی کے خلاف میڈیا میں نہ دے اور مرد جو ہے بیوی کے خلاف میڈیا کے استعمال نہ کریں, اس لیے کہ اس میں اختلافات کو اور ہوا ملتی ہے اور اغیار میں ہنسی آتی ہے. اسی میسج کے ساتھ آج ہم ملاقات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں شمشاد قادری کے ساتھ میں ہم روبرو پروگرام میں ملاقات کریں گے. خدا حافظ.